क्या बात है भाई, 9 बजे बज गए, आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, केवल 10 बच्चे ज्वाइन किए हैं अभी तक। ओके, सो मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। आप लोग लेट आने की आदत अपनी बंद करें। घर पे बैठ के भी ज्वाइन नहीं हो पा रही है क्लासेस तुम लोगों से। विजिबल है बेटा? ऑडिबल है प्रॉपरली? कैन वी स्टार्ट? ओके, चलो। सो लास्ट टाइम पे जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था उसके आगे करते हैं। रिलेशनल अलजेब्रा में थोड़ी सी बात और बची, उसको करके फिर हम लोग एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़ा तेज चलें, क्योंकि थोड़ा सिलेबस भी पीछे हो रहा है।
Am I audible now? Hello. ओके बेटा, ओके ओके ओके, बस ठीक। चलो, सो लास्ट टाइम पे हम लोग रिलेशनल अलजेब्रा की कुछ बातें कर रहे थे और रिलेशनल अलजेब्रा में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दिए थे। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था जो आप लोगों से हमने डिस्कस किया था। फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क ऑन ऑल द प्रोजेक्ट कंट्रोल बाय डिपार्टमेंट 5। तो डिपार्टमेंट 5 में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज थे उनका हमें ये बताना था, मतलब डिपार्टमेंट 5 में जो जो प्रोजेक्ट चलते थे ऐसे कौन से एम्प्लॉय हैं वो जो सारे उन प्रोजेक्ट्स पे काम करते थे, ये चीज हम लोग को बतानी थी। तो हम लोगों ने देखा था कि इसमें जो हम ऑपरेटर अप्लाई करते हैं दैट वाज डिवीजन ऑपरेटर। इसके बाद आई थिंक ये पर्टिकुलर क्या डिस्कस हो गया था या नहीं हुआ था, मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट नंबर, जिसमें हम लोगों ने यूनियन देखा था। क्या ये डिस्कस हो गया था, जल्दी से बताइए मुझे। क्या ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था या केवल 3-2 में किया था? डिस्कस कर लिया था, रिप्लाई करो। इसको डिस्कस कर लिया था। मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट नंबर्स फॉर प्रोजेक्ट दैट इन्वॉल्व एन एम्प्लॉय हुज लास्ट नेम इज स्मिथ आइदर एज अ वर्कर और एज अ मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट। हाँ देखूं जरा, ये सर कर लिया था। ओके ओके ओके, पीपीटी नॉट विजिबल। ओके, नाउ इज इट विजिबल? लोचा है यार, हो गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट, रिट्रीव द नेम ऑफ एम्प्लॉय। देखो ये दो क्वेरी है बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको देख के समझने की कोशिश करिए। आपकी साइड से रिप्लाई मैं चाहूंगा। रिट्रीव द नेम्स ऑफ एम्प्लॉय हु हैव नो डिपेंडेंट एंड लिस्ट द नेम ऑफ मैनेजर हु हैव एटलीस्ट वन डिपेंडेंट। इस क्वेरी को आपको करना होगा। तो पहली वाली क्वेरी में आप क्या अप्लाई करोगे और सेकंड वाली में, पहले जल्दी से बताओ। पहली वाली क्वेरी के लिए क्या अप्लाई करेंगे, कौन कौन सी टेबल इन्वॉल्व होगी और ऑपरेशन क्या इन्वॉल्व होगा। रिट्रीव द नेम्स ऑफ एम्प्लॉय हु हैव नो डिपेंडेंट्स। रिट्रीव द नेम ऑफ एम्प्लॉय हु हैव नो डिपेंडेंट्स कैसे करेंगे? टाइम चलो नहीं, यस सर कर लिए थे सर, 2 मीटिंग दिख रही है। ओ ऑडियो ऑफ करो बेटा जिसका ऑन है। चलिए कोई नहीं, यहीं पे करिए, अभी वो कैंसिल नहीं हो रही है। मैं भी, मुझे लग रहा है दोनों नहीं बंद हो जाए। दिव्यांश, ओके, तो ये इस क्वेरी में आंसर मैं ही डिस्कस करता हूं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा हमारा। रिट्रीव द नेम्स ऑफ एम्प्लॉय हु हैव नो डिपेंडेंट। तो इसको करने के लिए नेम ऑफ एम्प्लॉय हु हैव नो डिपेंडेंट, सोचो हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास दो टेबल है, एक एम्प्लॉय की है दूसरी डिपेंडेंट की है। आपके सामने में टेबल ओपन कर लेते हैं। ये लीव कर दें 1 मिनट, इसको एंड मीटिंग। ओके, तो यहाँ पर आपके पास डेटाबेस का एग्जांपल ये है और इसको मैं ओपन करके आपको समझाता हूँ कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, रिट्रीव द नेम ऑफ एम्प्लॉय हु हैव नो डिपेंडेंट। ऐसे हमको एम्प्लॉयज का डेटा बताना है जिसका कोई डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ये हमको पर्टिकुलर यहाँ पर परफॉर्म करना है। तो कितना आसान है, आप इसको कितना ईजी है ये देखिए कि जिसका डिपेंडेंट नहीं है, ये करने के लिए हम टेबल में क्या कर सकते हैं बेटा, ये करने के लिए हम टेबल में ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास फर्स्ट टेबल, एक सेकंड वेट करो, फर्स्ट टेबल जो है आपके पास एम्प्लॉय, ठीक, और सेकंड टेबल है आपके पास डिपेंडेंट। तो याद करिए हम लोगों ने एक ऑपरेशन पढ़ा था सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस में क्या पढ़ा था कि अगर a माइनस बी आप परफॉर्म करते हो तो आपको a माइनस बी करने पर वो डेटा मिलता है जो केवल a में होता है और कॉमन नहीं होता दोनों के बीच में। मतलब अगर मैं a माइनस बी परफॉर्म करूंगा तो उसमें से क्या मिल जाएगा हमें, उसमें से हमें मिल जाएगा ऐसे एम्प्लॉयज का डेटा, ऐसे एम्प्लॉयज का डेटा मिल जाएगा जो
यहां पर नहीं होंगे, मतलब डिपेंडेंट वाली लिस्ट में नहीं होंगे। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। मतलब अगर मैं इसमें से एसएसएन निकाल लूं और यहां से मैं एसएसएन निकाल लूं और दोनों को मैं माइनस कर दूं, तो मुझे वो एम्प्लॉयज के एसएसएन मिल जाएंगे जिनके कोई भी डिपेंडेंट नहीं है। तो एसएसएन यहां से निकालने का क्या तरीका होगा? एम्प्लॉय टेबल से प्रोजेक्ट अप्लाई करके एसएसएन फाइंड आउट कर लोगे, वहां से हो जाएगा। डिपेंडेंट टेबल से प्रोजेक्ट लगा के हम एसएसएन फाइंड आउट कर सकते हैं। बस देखने वाली बात ये होगी कि क्योंकि हम माइनस परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो दोनों टेबल का जो भी आप माइनस जिस पे परफॉर्म करना चाहते हो, उनका कॉलम नेम और डोमेन सेम होना चाहिए। तो डोमेन तो ईएसएसएन और एसएसएन का सेम ही था, हम ही लोग टेबल बनाए थे, याद करो, दोनों का डेटा टाइप और साइज सेम था। करना क्या पड़ेगा? हमको इसका रीनेम करना पड़ेगा, ईएसएसएन को हमें एसएसएन करना पड़ेगा। तो उसके बाद अगर इस टेबल में से इस टेबल को हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा? लिस्ट ऑफ या एसएसएन ऑफ दोज एम्प्लॉय हु आर हैविंग नो डिपेंडेंट, कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, उनका डेटा आ जाएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं? जो एसएसएन की लिस्ट आएगी उसको उठा के इससे अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो पूरे का पूरा एम्प्लॉय का सारा डेटा हमें मिल जाएगा। किसी को डाउट हो इस क्वेश्चन में तो प्लीज मुझे यहाँ पर आप रिप्लाई करके बताएं। नो ज्वाइन ऑप्शन, नो ज्वाइन ऑप्शन, कहां पर नो ज्वाइन ऑप्शन? अदिति, ओके क्या मेरी बात आप समझ पाए? अगर हम लोग इसको डिस्कस करें यहाँ पर, आइए जरा सा डिस्कस करके देख भी लेते हैं। जो हमने अभी बात कही क्या वही किया गया है, कुछ अलग किया गया है? सो हियर इज योर क्वेरी कि रिट्रीव द नेम ऑफ एम्प्लॉय हु हैव नो डिपेंडेंट। तो हमने क्या किया? एम्प्लॉय टेबल से एसएसएन निकाल लिया, बेटा ध्यान से देखो, और डिपेंडेंट टेबल से ईएसएसएन निकाल लिया, बट उसका रीनेम कर दिया। तो जो दूसरी टेबल बनाई जिसमें स्टोर कर रहे हैं उसका नेम क्या रख दिया? एसएसएन। अब पहली टेबल में से दूसरी टेबल को हमने माइनस कर दिया, पहले एसएसएन में से दूसरे को माइनस कर दिया। तो कौन से एम्प्लॉय का एसएसएन आ गया? उस एम्प्लॉय का आ गया जिसका कोई भी डिपेंडेंट नहीं है। और ऐसा करने के बाद हमने एम्प्लॉय टेबल से इस एसएसएन को ज्वाइन कर लिया, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय के बारे में, उन लोगों के बारे में आ गई जिनका कोई भी डिपेंडेंट नहीं है। उसके बाद उस पे आप प्रोजेक्ट लगा के एफ नेम और एल नेम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताइएगा, मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा हम लोग स्लो चल रहे हैं। नेक्स्ट देखो यहां पर जो कह रही है क्या है? लिस्ट द नेम्स ऑफ मैनेजर हु हैव एटलीस्ट वन डिपेंडेंट। लिस्ट द नेम्स ऑफ मैनेजर्स हु हैव एटलीस्ट वन डिपेंडेंट। ऐसे मैनेजर का आपको नेम बताना है जिसका कम से कम एक डिपेंडेंट हो। सो हियर इज योर टेबल्स। आप जरा सा सोच के बताइए कि क्या हो सकता है। हमें ऐसे मैनेजर्स का नेम बताना है जिनका एटलीस्ट एक डिपेंडेंट तो हो ही हो, ठीक है? उनका हमें नेम बताना है। देखो कितना इजी है ये, आप देख के समझ पा रहे होंगे। कैसे करेंगे हम, जरा सा कुछ लोग बताएं, अगर रिप्लाई कर पाए तो रिप्लाई करके बताइए। ज्वाइनिंग ऑप्शन ही नहीं शो हो रहा है किसी को? अमन, हेलो, हेलो, क्या आपको आवाज आ रही है? आप ज्वाइन कर पा रहे बेटा? बहुत टेक्निकल इशू है भाई इसमें तो। इज एवरीथिंग ओके? प्लीज रिप्लाई बेटा, आई एम वेटिंग। ओके डन। ओके सो यहां पर हम देखो जो बात करें, लिस्ट द नेम ऑफ मैनेजर हु हैव एटलीस्ट वन डिपेंडेंट। ऐसे एम्प्लॉयज का हमको, ऐसे मैनेजर के बारे में बताना है जिसका कम से कम एक डिपेंडेंट हो, ठीक? तो उस डिपेंडेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए आइए जैसा टेबल के ऊपर आए, यहां पर एमजीआर एसएसएन दिया हुआ है, यहां पर तुमको ईएसएसएन दिया हुआ है। तो अगर तुम इन दोनों टेबल को उठा के ज्वाइन कर दो तो तुम्हें किसका डेटा मिल जाएगा? तुम्हें ऐसे एम्प्लॉय का डेटा मिल जाएगा, ऐसे एम्प्लॉय का एसएसएन मिल जाएगा जो कि मैनेजर है। भाई यहाँ पर जहाँ पर 333445555 मैच करेगा वही डेटा मिलेगा, 9876 मैच करेगा वो डेटा मिलेगा, 8886 वाला मिलेगा वो मैच करेगा। बाकी वाली जो टेबल से डेटा होंगे वो हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं। इक्वी ज्वाइन हम परफॉर्म कर देंगे वेयर एमजीआर एसएसएन इक्वल टू ईएसएसएन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सो इस टेबल में हमारे पास अब केवल और केवल वो ईएसएसएन वाले बचेंगे जो एमजीआर एसएसएन मैच कर रहे होंगे, मतलब जो मैनेजर होंगे। तो सोचो उसके बाद क्या कर सकते हैं? उसके बाद जो टेबल आपके पास आएगी
यस आपके पास जो टेबल आएगी डिपेंडेंट टेबल से, जो आपके पास टेबल बचेगी एमजीआर एसएसएन वाले डेटा को, उसको उठा के इससे अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो उस एम्प्लॉय का आपको डेटा भी मिल जाएगा, उसके ऊपर आप प्रोजेक्ट लगा देना। तो बिल्कुल यही काम यहाँ पर किया गया है। हाँ ठीक है, बस गुड मॉर्निंग बंद करिए, देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, तो देखिए आइए हम लोग जरा इसका अगर आंसर डिस्कस करें तो क्या किया गया है। इसका आंसर डिस्कस करते हैं हम। ये है लास्ट वाला, ये आप यहाँ पे ध्यान दें, ठीक है। मैं और थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ शायद आपको देखने में। ठीक, देखो सबसे पहले जैसा मैंने आपसे कहा एमजीआर एसएसएन निकाल लिया इसने, नहीं भी निकालो तो एमजीआर एसएसएन अगर उसके इक्वल टू कर दोगे। अच्छा ये तो एटलीस्ट नो डिपेंडेंट वाला है, वो है एटलीस्ट वन डिपेंडेंट। ठीक, तो और डिपेंडेंट से यहाँ से क्या निकाल लिया आपने, एसएसएन। ठीक, दोनों को यहाँ पर इसने, यस हेलो, यस हेलो। हाँ, ये मुझे क्यों हिमांशु सर, मैं श्वेता मैम, मुझे क्यों ऐड कर लिया इस मीटिंग में? मैंने ऐड नहीं किया है आपको सर, किसी बच्चे ने मतलब मेरे पे ऑडियो कॉल आ रहा था ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए मैम। अच्छा सर, आप मीटिंग लीव कर दीजिए, बच्चे गलती से कर देते हैं, कई बार मेरे पास भी आ जाता है। अच्छा जी, हेलो, ओके तो तुम चाहे तो दोनों को ज्वाइन कर लो, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप उसमें इंटरसेक्शन भी परफॉर्म कर लेंगे, दोनों के बीच में अगर आप इंटरसेक्शन भी परफॉर्म कर लेंगे, मतलब जो मैनेजर का एसएसएन है और जो वहां डिपेंडेंट वाली टेबल में आपके पास एसएसएन है, बात को बेटा ध्यान से समझना, जो एमजीआर एसएसएन है और जो आपके डिपेंडेंट वाला ई एसएसएन है, दोनों को चाहे ज्वाइन करो, ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, जहां जहां इक्वल मिलेगा वो डेटा मिलेगा। और दोनों के बीच में इंटरसेक्शन भी परफॉर्म करोगे तो क्या होगा, जहां पर ये और ये दोनों में जहां पर कॉमन होंगे केवल वो तुमको एसएसएन मिल जाएंगे। उस एसएसएन को उठा के एम्प्लॉय टेबल से अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, एम्प्लॉय टेबल का, उस एम्प्लॉय टेबल का पूरा डेटा मिल जाएगा जो मैनेजर है और जिसका कोई ना कोई डिपेंडेंट है। यहां तक समझने में बेटा किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताइएगा। देखिए वही काम किया गया, एमजीआर एसएसएन निकाल लिया गया, उसके बाद ई एसएसएन निकाल लिया गया, दोनों को आपस में क्या किया गया, यहां पर दोनों को इंटरसेक्शन ले लिया गया। तो हमारे पास अब केवल वो एसएसएन आ जाएंगे जो मैनेजर भी हैं और जिनका कोई ना कोई डिपेंडेंट है। उसके बाद उसको उठा के एम्प्लॉय टेबल से अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो आपको पूरा कंप्लीट डेटा मिल जाएगा। उसके बाद उस पर आप एल नेम और एफ नेम फाइंड आउट करके रिजल्ट में स्टोर कर सकते हैं। आई थिंक किसी को समझने में कोई डाउट नहीं होगा। जल्दी से रिप्लाई करके बताएं कि क्या आपको समझ में आ गया है या कहीं पर कोई डाउट है। मैं वेट कर रहा हूँ, 1 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूँ, जल्दी से मुझे रिप्लाई करके बताएं। मैंग और क्लियर हो गया, ओके। जिसको डाउट है वो प्लीज लिख दे, अगर कोई डाउट है, अदरवाइज हम लोग आगे पढ़ें। देवजी गुप्ता क्लियर, ओके ओके ओके, लिख ही रहे हो कि आ भी रहा है? ओके वेरी गुड। सो अब कुछ छोटी छोटी चीजें बची हुई हैं अलजेब्रा में, तो उसको एक बार हम लोग देख ले, फिर हम लोग एसक्यूएल स्टार्ट कर देंगे। ठीक, एसक्यूएल क्योंकि थोड़ा बहुत तो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं तो बहुत टाइम वहाँ पे लगने वाला नहीं है, बट अगर हम लोग कुछ अच्छी क्वेरी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को बेसिक टाइम लगेगा। तो लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टाइम बाद में मैनेज हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्लास ले ली जाएगी, बट चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि थोड़ा आप लोग बुक्स पढ़ें, बुक पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। कुछ चीज़ें हो सकता है यहाँ जल्दी जल्दी में स्किप हो जा रही हो। बेटा देखो यहाँ पर एक चीज़ होती है एग्रीगेट फंक्शन और जनरलाइज प्रोजेक्शन, तो कुछ मतलब खास नहीं है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या होता है, उसके बाद आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। वैसे पीपीटी पे भी है बट नोटेशन जो है इसका वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको प्रेफर किया कि आपसे बुक से सीधे डिस्कस करें। देखो यहाँ पर जो हमारे पास जैसे मान लो अगर मैं कोई चीज प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, एग्जांपल समझो कि एम्प्लॉय की जो टेबल है उसमें ऐसा हम करना चाहते हैं कि उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। मतलब सैलरी पे जैसे मैं कहूँ कि सैलरी तो आए, लेकिन सैलरी पे मान लो 10% का सबको बोनस मिल रहा है। बेटा ध्यान से समझना बात को। तो सैलरी क्या हो जाएगी, सैलरी हो जाएगी तुम्हारी
110/100, मतलब उसके ऊपर तुम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो। जैसे मैंने बोला कि सैलरी उसकी है 20,000, लेकिन 20,000 का 10% उसको बोनस मिलेगा, तो तुमको ये चीज प्रोजेक्ट करनी है। मैंने आपसे कहा कि 10% उसको बोनस मिल रहा है उसकी सैलरी पे, तो आप मुझे बोनस को प्रोजेक्ट करके बताइए। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा। आप यहाँ पर जैसे प्रोजेक्ट वाला ये सिंबल लगाते थे, मैं इसको और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आप जो प्रोजेक्ट वाला सिंबल लगाते थे, ध्यान से देखो बेटा, एसएसएन सैलरी माइनस डिडक्शन। मेरे ये कहने का मतलब है कि कॉलम के ऊपर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे इस एग्जांपल को देख के। जैसे डिडक्शन को यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया, टैक्स वैक्स कैलकुलेट कर लिया, तो अब चाहे तो तुम इसको करके करो, मतलब यहाँ पे कैलकुलेट करके फिर उसके बाद प्रोजेक्ट करो, या तुम प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पर क्या है, एसएसएन है। इसके बाद क्या लिखा है देखो, सैलरी माइनस डिडक्शन एंड 2000 इनटू ईयर्स अंडरस्कोर सर्विसेज। तो ईयर अंडरस्कोर सर्विसेज जो है आपका, उसमें 2000 का इंटू हो जाएगा और वो आपको आउटपुट में मिलेगा। इसी तरह से आपको सैलरी में क्या होगा, 0.25 का इंटू हो जाएगा फिर मिलेगा। मतलब कहने का सिंपल सी एक लाइन में समझे, जो लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं, कि वी कैन परफॉर्म द मैथमेटिकल ऑपरेशंस विथ कॉलम्स इन द प्रोजेक्ट ऑप्शन। जब आप प्रोजेक्ट करते हो डेटा को, तब आप डायरेक्टली वहां पर मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पर ये जो रो लगा के लिख दिया गया है, कुछ नहीं किया गया है, बस ये एसएसएन में आ जाएगा। नेट सैलरी क्या होगा, सैलरी में से डिडक्शन वाला नेट सैलरी में आ जाएगा। बोनस में क्या आ जाएगा, 2000 इंटू ईयर ऑफ सर्विसेज, और टैक्स में क्या आ जाएगा, 0.25 और सैलरी। तो तुम चाहे तो डायरेक्टली इतना भी प्रोजेक्ट कर सकते हो। मेरी बात आप समझ गए होंगे। इसने क्या किया है, कॉलम के नेम को यहां से रीनेम कर दिया है। तो जो रिजल्ट आएगा तुम्हारा किस टाइप का आएगा, रिपोर्ट्स में 4 कॉलम बन जाएंगे, एसएसएन, नेट सैलरी, बोनस और टैक्स, और उनकी वैल्यू क्या होगी, उनकी वैल्यू यहां से फेच हो जाएगी। आई थिंक किसी को बात ये नहीं समझ में आई हो तो प्लीज बताइए। जूम कर दें, जूम कर दिया था आई थिंक, तुम पहले मैसेज किए होगे 9:21 पे, हाँ पहले का है। बात ही समझ में आई कि नहीं? क्या मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि वी कैन परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं प्रोजेक्ट ऑपरेशन के साथ। ठीक, तो देखिए आप यहाँ पे जैसे एसएसएन सैलरी माइनस डिडक्शन, तो डिडक्शन की कोई वैल्यू हमने पहले लिख दी है कि जैसे 10,000 20,000 कुछ लिख दिया है, ये हमको कैलकुलेट करना था। क्लियर है बात? तो हम इस तरह से डायरेक्टली प्रोजेक्ट के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। कोई डाउट है यहाँ तक? ये जो मैंने बात बताई आपको जनरलाइज प्रोजेक्शन वाली, ये बात समझ में आई या नहीं आई? थोड़ा कम आई शायद। नो डाउट, यस सर, कम आया, आ गई। ओके, क्लियर है? और लोग बता दें, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखो कुछ नहीं है अनुग्रह, इसमें ये है कि जैसे अभी जो हम लोग डेटा फेच करते थे, तो एम्प्लॉय टेबल पे यहाँ पाई लगा के करते थे ना, एसएसएन कर लिए। अब जैसे मैंने तुमसे कहा कि यार ऐसा है अनुग्रह, मुझे ये, या जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, कि जैसे मैंने कहा कि लिस्ट द नेम ऑफ एम्प्लॉय along with their बोनस, और बोनस के लिए मैंने तुमसे बोल दिया है कि बोनस जो है वो 10% ऑफ सैलरी है। ध्यान से समझो। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम लिखोगे पाई, पाई के बाद लिखोगे एफ नेम कॉमा एल नेम कॉमा एम नेम। मान लो तीनों नाम तुमने लिख दिया, उसके बाद तुम कॉमा लगा के क्या लिखोगे, तुम अब अगर तुमको सैलरी पे 10% कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे? तो हम ये चाहते हैं कि सीधे ऐसा ना करें कि बार बार उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करें फिर प्रोजेक्ट करें, ऐसा नहीं, वहीं पर सीधे लिखेंगे। 10% का क्या मतलब होता है, 10% का मतलब होता है 10/100, मतलब 0.1। तो वहां पर हम डायरेक्टली लिख देंगे पाई एफ नेम कॉमा एल नेम कॉमा 0.1 इंटू सैलरी। कहने का मतलब है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन को सीधे हम लोग पाई के साथ वहां पर इंटू पाई वाले ऑप्शन में रख देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? समझ गए? आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, ये है तुम्हारा एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन आपने जैसे समझा होगा, एग्रीगेट फंक्शन क्या क्या होता है। एग्रीगेट फंक्शन 5 होते हैं। एक होता है तुम्हारा एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, सम और काउंट। ये देखो, ये 5 एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। एग्रीगेट का फंक्शन कहने का क्या मतलब है, एग्रीगेट फंक्शन कहने का मतलब है कि जब तुम किसी डेटा सेट पे, मतलब कोई एक तुम्हारे पास 10 डेटा दिया हुआ है, तो एग्रीगेट मतलब उस 10 डेटा के ऊपर इकट्ठा क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। या तो ये बता सकते हो कि उस 10 में से मिनिमम क्या है, या उस 10 में से मैक्सिमम क्या है, या उस 10 का पूरा सम क्या है, या उस 10 का एवरेज क्या है, या वो कितने हैं। मतलब काउंट का मतलब क्या हुआ, कितने हैं।
नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो एग्रीगेट फंक्शन उसके ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं जब हमारे पास ग्रुप ऑफ डेटा होता है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, जब आपके पास ग्रुप डेटा होगा तो उस पर आप 5 तरीके की एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, सम, एग्रीगेट, मिनिमम और मैक्सिमम। तो ये हम लोग एसक्यूएल में भी करेंगे, लेकिन रिलेशनल अलजेब्रा में कैसे लिखा जाता है, बहुत आसान है। आप देखिए ये सिंबल आपको दिख रहा होगा, काई साई कुछ ऐसा कहते हैं इसको। ये पर्टिकुलर सिंबल यूज करके ऐसा उल्टा, आई थिंक साई कहते हैं इसको यूज करके हम लोग बनाएंगे। आइए जरा सा एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक सेकंड बस बेटा, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि जैसे मान लो हमने कहा कि जो एम्प्लॉय टेबल है, थर्ड एग्जांपल देखो, थोड़ा सा उल्टा चलते हैं। थर्ड एग्जांपल, आप चाहते हैं एसएसएन, और एसएसएन के साथ आप चाहते हैं जो सैलरी है उनकी एवरेज, मतलब एवरेज सैलरी चाहते हैं। काउंट चाहते हैं किस पे, मतलब जो भी तुमको कॉलम पे परफॉर्म करना है, बेटा ध्यान से सुनिएगा, जो भी तुमको कॉलम, तो वहां पर अगर तुम एम्प्लॉय टेबल में देखो, ये तुम्हारे पास एम्प्लॉय टेबल है, ये है आपके पास एम्प्लॉय टेबल। तो एम्प्लॉय टेबल में मैं चाहता हूं कितने नंबर ऑफ यहाँ पर तुम्हारे पास रोज हैं, कितनी नंबर ऑफ रोज हैं। तो रोज को पता करने के लिए मैंने क्या बताया, काउंट लिखते हैं। तो काउंट लिख देंगे, काउंट, और क्योंकि एसएसएन सब में अलग अलग होगा, बाकी चीज तो सेम भी हो सकती है। तो अगर मैंने लिख दिया काउंट एसएसएन, तो काउंट एसएसएन लिख दूंगा तो पता चल जाएगा कितने एसएसएन है इस टेबल में। तो जितने एसएसएन है इस टेबल में उतनी नंबर ऑफ रोज होगी। तो हम क्या लिख देंगे, साई लगा के लिख देंगे काउंट एसएसएन। तो काउंट एसएसएन से क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या नंबर ऑफ एसएसएन, और नंबर ऑफ एसएसएन जितने उतने ही नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं। मेरी बात आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से अगर अब हमको पता करना है कि उनके सैलरी का एवरेज क्या है, तो क्या लिख देंगे, एवरेज सैलरी। तो देखो बिल्कुल वही बात यहां पर लिखी गई है, बिल्कुल वही बात यहां पर लिखी गई है। कहां गया, यहां पर आप देखिए जरा सा क्या लिखा गया है, साई काउंट एसएसएन और एवरेज सैलरी, किस टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से। तो काउंट कितना है, 8, वहां पे एम्प्लॉय है, और एवरेज सैलरी क्या होगी, सबकी सैलरी को ऐड करके और उसको हम नंबर ऑफ 8 से हम डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्या थर्ड वाला बात आपको समझ में आ गई? दैट्स मीन अगर हमको एग्रीगेट ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो हम उस ऑपरेशन का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट में कॉलम का नेम लिखेंगे। बाय दिस वे वी कैन परफॉर्म द एग्रीगेट ऑपरेशंस। ठीक है, यहां पर तुम अलजेब्रा में इसका कंसेप्ट समझ लो बेसिकली, तो इसके ऊपर तुम्हें क्वेरी ही लिखने के लिए आएगी, कभी कभी अलजेब्रा आ सकता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। अब देखो एक और अच्छी बात, यहां पर हम चाहें तो डेटा को ग्रुप कर सकते हैं। अभी ये सारी बातें मैं आपको फिर से एसक्यूएल में बताऊंगा, बट बहुत जल्दी बताऊंगा, इसीलिए मैं इस पे इतना एम्फेसिस कर रहा हूं कि आप इसको समझ सकें यहाँ पर अच्छे से। ठीक, तो अब जैसे मैं ये चाहता हूं, अगर तुम अपनी टेबल देखो कि मैं चाहता हूं, बेटा ध्यान से सुनो, जैसे यहाँ पर डिपार्टमेंट 5 है, डिपार्टमेंट 5 है, डिपार्टमेंट 5, डिपार्टमेंट 5, डिपार्टमेंट 4, डिपार्टमेंट 4, डिपार्टमेंट 4 और डिपार्टमेंट 1। मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे डिपार्टमेंट वाइज बताओ। ध्यान से सुनना बेटा, एसक्यूएल में सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रुप वाइज, मतलब ग्रुप वाई के बेसिस पे बहुत सारी क्वेरीज हम फॉर्म करते हैं। सो अगर आपसे ये कहा गया कि बेटा डिपार्टमेंट वाइज बताओ कि क्या काउंट है, मतलब डिपार्टमेंट वाइज कैसे बताओ कि जैसे डिपार्टमेंट नंबर 5 में कितने हैं, डिपार्टमेंट नंबर 4 में कितने लोग हैं, डिपार्टमेंट नंबर 1 में कितने हैं और उनकी एवरेज सैलरी क्या है। सो आप कर क्या रहे हो, यू आर परफॉर्मिंग ग्रुप बाई, आप ग्रुप बाई कर रहे हो। ग्रुप बाई कैसे कर रहे हो, डिपार्टमेंट वाइज आप बता रहे हो कि साहब देखिए इतने इस डिपार्टमेंट में इतने एम्प्लॉय हैं, इस डिपार्टमेंट में इतने एम्प्लॉय हैं, इस डिपार्टमेंट वाले की इतनी एवरेज सैलरी है और इस डिपार्टमेंट वाले की इतनी एवरेज सैलरी है। ये टास्क करना है, दिमाग में ध्यान से बिठा लो। ग्रुप बाई कब करेंगे, जब तुमको कोई चीज पूछा जाए कि डिपार्टमेंट वाइज बताओ या सिटी वाइज बताओ और 10 लोगों की सिटी सेम है, 10 लोगों की सिटी सेम है, तो हम क्या करते हैं, ग्रुप बाई को परफॉर्म करते हैं। किसी को डाउट हो रहा हो तो मैसेज आप ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, कोई कुछ को पूछ नहीं रहा है तो मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। ठीक, अब जैसे यहाँ पर देखो बिल्कुल वही चीज की गई, तो आगे क्या लिख दिया गया, आगे लिख दिया डी नंबर और उसके बाद फिर से साई लिख के लिख दिया काउंट एसएसएन और उसके बाद एवरेज सैलरी एम्प्लॉय। तो बी वाला ऑप्शन देखो, डिपार्टमेंट नंबर 5। क्यों डिपार्टमेंट नंबर 5? क्योंकि फर्दर हमने आगे ये बता दिया है कि वी आर गोइंग टू ग्रुप बाय दीज डेटा आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर डिपार्टमेंट। सो 5 नंबर के डिपार्टमेंट का जो काउंट है वो 4 है, अभी मैंने आपके सामने दिखाया। 4 नंबर डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉय टेबल में कितने हैं, 3 लोग हैं। 1 नंबर डिपार्टमेंट वाले कितने लोग हैं, 1 लोग हैं। एंड द एवरेज सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 4 इज 33250। एवरेज सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 4 इज 31000 एंड फॉर 1 इज 15500। तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आप पूछें।
मैं तुरंत बताऊं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है क्या? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी, बहुत जल्दी बताइए। नेक्स्ट आप देखिए, अब आते हैं 1 पे। ए हमने बी देख लिया, सी देख लिया। अगेन द ए में क्या किया गया है? ए में ये किया गया है कि अगेन इफ यू वांट टू परफॉर्म चेंज, व्हाट चेंज यू वांट टू परफॉर्म, चेंज द कॉलम नेम्स। तो बिल्कुल उसी तरीके से देखिए, आप सब कुछ सीख चुके हैं ना, इस क्वेरी के साथ आप सब कुछ सीख चुके हैं रिलेशनल अलजेब्रा का, कि एम्प्लॉय टेबल से अगर आपको काउंट, एसएसएन और एवरेज सैलरी पता किया आपने, बट यू वांट टू चेंज द कॉलम नेम्स, तो ए में देखो क्या हुआ है, पहला तो डी नंबर ही है, एंड द सेकंड वन जहां पर काउंट एसएसएन लिख के आ रहा था, this time it is showing us number of employees. In the third column it is average salary. Why it is so? Because we have renamed the relation, like row then r, so our relation name is r and the column names are d number, number of employee and average salary. Why it is so? Because we have changed the name of column, and here we have not changed the column, so it is count underscore SSN and average salary. So by this way we can perform group by operation, same as we हम लोगों ने यहाँ पे भी कॉलम के नेम को चेंज किया था। यही जो मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर जब आप परफॉर्म कर दोगे तो SSN में आ जाएगा, सैलरी माइनस डिडक्शन नेट सैलरी में आ जाएगा, 2000 इंटू ईयर ऑफ सर्विसेज बोनस में आ जाएगा, और 0.25 इंटू सैलरी टैक्स में आ जाएगा। सो वी ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज द प्रोसीजर टू रीनेम कॉलम एज वेल एज टेबल। देख लें जरा सा, क्या सबको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं? देन वी विल स्टार्ट एसक्यूएल। अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज यहाँ पर मैसेज डालें, तो हम लोग इसमें 10-15 मिनट और डिस्कस कर लेंगे। आपको जो भी बातें नहीं समझ में आई, कुछ क्वेरीज मैं आपको रिलेशनल अलजेब्रा की दूंगा जो कि आपको असाइनमेंट बना के सबमिट करनी होंगी, और बहुत दिन से हम लोगों ने कुछ असाइनमेंट किया भी नहीं है, तो अब हम लोग इसको करेंगे। ओके, चलिए आगे हम लोग चलते हैं और एसक्यूएल के ऊपर बात करते हैं। तो एसक्यूएल के ऊपर बात करने से पहले मैं आपसे बता दूं कि बहुत छोटे छोटे से ये सारे क्वेश्चंस आप लोग थ्योरेटिकल वाले हैं, आप लोग इसको कोशिश करिएगा खुद से करने की, कि जैसे एसक्यूएल डेटा टाइप क्या है, एसक्यूएल, क्योंकि अगर हम लोग उसमें ग्रुप बाय में एंड रीनेम साथ में करना होगा। ओके, किसी ने कुछ पूछा है, मैं देख लूं एक बार। मेघा, ग्रुप बाय एंड रीनेम साथ में करना होगा ए के लिए, अलग अलग भी कर सकते हैं, साथ में भी कर सकते हैं। दैट्स मीन इफ यू हैव जस्ट हियर, आपने यहाँ पर पता कर लिया डी नंबर वगैरह, फिर एरो लगा के उसको आप दूसरे में स्टोर कर सकते हैं। ये कर दोगे तो एक ही लाइन में सब कुछ हो गया। कर आप दोनों से जा सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड फास्ट नहीं है। ओके, देयर इज नो एनी हार्ड फास्ट रूल। आप दोनों को अलग, जैसे अभी तक हम लोग देखते आए बेटा, दोनों को साथ में भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। Okay. Anyone else? If having any question, please ask. Otherwise, we will start SQL. SQL काफी इजी है, आप लोगों ने ज्यादातर चीजें पढ़ी रखी हैं, तो बहुत दिक्कत होने वाली है नहीं। हम लोग पहले से स्टार्ट कर चुके हैं SQL को। थोड़ा टाइम लग रहा है बेटा, क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल में चल रहे हैं। कोशिश यही है कि आप लोग सीखें ज्यादा। एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल क्या क्या कर सकता है, ये सारी बातें अब तक आप लोग सीख गए होंगे। नहीं सीखे तो इन्फिटिक्यू प्लेटफॉर्म पे एक बार जरूर पढ़ लें। ये पीपीटी भी मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगा। अगेन डीटीएल, डीएमएल ये सब हम लोग समझ चुके हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अब, इसीलिए हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था। सेलेक्ट क्या करता है, अपडेट क्या करता है, डिलीट क्या करता है, इंसर्ट कैसे काम करता है, दैट वी ऑल हैव डन। क्रिएट टेबल, ऑल्टर या ड्रॉप हमको वैसे भी आती है, तो हमने क्रिएशन और ड्रॉप वाला सारा काम कर लिया है, डिलीट करने का काम कर लिया है। आवर मेन कंसर्न इज नाउ ऑन सेलेक्ट, हाउ वी सेलेक्ट द डेटा, इसके ऊपर हमारा एम्फेसिस रहेगा। और सेलेक्ट के साथ भी हमारा एम्फेसिस इस बात पे रहेगा कि जो उसके साथ क्लॉज लगता है, मतलब वेयर लगेगा, हैविंग लगेगा, कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे, ज्वाइन कैसे करेंगे टेबल्स को, हम लोग इस पे बात करेंगे। क्योंकि ये सारी चीजें, ऐसा कुछ नहीं कि हम लोगों ने नहीं किया, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और आपसे भी जब पूछा जाता है बेटा, तो वो सेलेक्ट क्वेरी पूछा जाता है, मतलब ये चीज फेच करके दिखाओ, ये कैसे करेंगे, आपको सारी बातें मैंने समझा दी हैं। कमिट क्या है, रोल बैक क्या है, ठीक, डेटा टाइप कितने हैं, टीजर, फ्लोट, रियल, ये सारा सब कुछ आपको मैं पीपीटी भेज दूंगा, आप इससे पढ़ लेंगे, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। क्रिएट टेबल कैसे करते हैं, क्रिएट टेबल ऐसे करते हैं साहब, 6 कंस्ट्रेंट 10 बार बता चुका हूँ, नॉट नल है, यूनिक है, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक डिफॉल्ट, सारी बातें मैंने आपको करके दिखाई भी हैं। ठीक, अगेन अगर अब
इसमें आपको मेरे ख्याल से कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये सारा कुछ हम लोगों ने किया है, तो अब बताने का कोई मतलब नहीं है। ड्रॉप करना सिखा दिया है, मेन एम्फेसिस आपको इंसर्ट करना डेटा सिखा दिया है। इंसर्ट करने के लिए कैसे कर सकते हैं, कॉलम नेम के साथ हम लोग उसको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। So here we have with the select. Select में भी मैंने आपको select asterisk तो बता ही करके दिखाई दिया था कि select asterisk from जब हम टेबल करते हैं तो क्या होता है, select asterisk from टेबल करेंगे तो आपके पास कंप्लीट टेबल आ जाएगी, कंप्लीट टेबल आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि उसमें से कुछ स्पेसिफाइड कॉलम आए, जैसे आप चाहते हो कि उसमें से, अभी जैसे हमारे पास ये टेबल थी, अब मेन टास्क आपका शुरू होगा क्योंकि सिलेक्ट asterisk पे हम लोग आ रहे हैं। देन यू हैव टू फाइंड आउट जो भी आपको क्वेरीज में सेट ऑफ क्वेरीज दूंगा जो आपको इस पे परफॉर्म करनी होगी, और आप परफॉर्म करते करते सीखेंगे। बहुत सारी क्वेरीज हैं वो आप परफॉर्म करते हुए सीखेंगे। सो हियर वी आर हैविंग विद, जैसे ये आपकी टेबल है, अब मैं इसमें से कह रहा हूँ कि एल नेम और एसएसएन मुझे फाइंड आउट करना है, तो क्या लिख सकते हैं, सेलेक्ट एल नेम कॉमा एसएसएन फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, खत्म कहानी। इतनी छोटी छोटी चीजों पर टाइम लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा हमारा, ठीक। चलिए, तो ये इस तरह हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करें, देखो इसी तरह से बिल्कुल किया गया, अगर सेलेक्ट asterisk कर दोगे फ्रॉम टेबल तो सब कुछ मिल जाएगा। ओके, चेक कंस्ट्रेंट मैंने आपको लगाना बता ही दिया है, तो हम लोग बेसिकली सेलेक्ट पे ही आते हैं। सेलेक्ट asterisk फ्रॉम टेबल, asterisk मतलब ग्लोबल एक्सट्रैक्शन, जो भी है टेबल में वो सब मिल जाएगा, ठीक। लास्ट नेम फर्स्ट नेम फ्रॉम टेबल, तो लास्ट नेम और फर्स्ट नेम इस तरह से मिल जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट तो मैसेज डाल सकता है, मुझे लगता है कि ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं इसलिए मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक। लास्ट नेम फर्स्ट नेम मिल गया। डिस्टिंक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि अगर दो लोग का नेम सेम है, जैसे मान लो यहाँ पर हैंसन 2 बार होते हैं और तुम केवल लास्ट नेम फेच कर रहे हो, तो अगर लास्ट नेम तुम फेच कर रहे हो तो हैंसन, स्वेटसन एंड पीटरसन, ये 3 नाम आ रहे हैं अभी, ठीक है। मान लो फर्स्ट नेम नहीं ले रहे हैं, केवल हम यहाँ पे लास्ट नेम फेच कर रहे हैं, और लास्ट नेम में एक नाम 2-3 बार है, तो तुम चाहते हो अगर कि एक नाम एक ही बार आए तो उसके लिए तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा। बट प्रोजेक्ट में हमारे पास क्या होता है, ऑलरेडी एक नाम एक ही बार आता है, ठीक। ये मैंने आपको बता दिया। जैसे देखो, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम पर्सन, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट तो सिटी जैसे करोगे तो क्या होगा, सैडनेस और स्कैवेंजर्स, ये आपका 2 सिटी आ जाएंगी। अदरवाइज उसमें सैडनेस शायद 2-3 बार लिखा था, अगर आपको टेबल याद हो। देखो ये टेबल थी आपके पास, हाँ, सैडनेस आपका 2 बार था और एक क्या था, स्कैवेंजर। तो आपकी जब डिस्टिंक्ट सिटी लिख दोगे तो क्या होगा, अलग अलग सिटी एक ही बार आएगी, ठीक, मतलब सेम सिटी एक ही बार आएगी। अब आइए जरा से देख लें क्लॉज कैसे लगता है। क्लॉज भी बहुत आसान है लगना। जैसे हमने कहा सेलेक्ट asterisk फ्रॉम पर्सन, पर्सन टेबल का नाम है, वेयर सिटी इक्वल्स टू सैडनेस, तो जहां जहां पर सिटी सैडनेस है केवल वो डेटा आएगा। इस वेयर के साथ हम लोग क्या लग सकते हैं, लॉजिकल मतलब ऑपरेटर भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वेयर सिटी एंड ऐसा भी कर सकते हैं, एड्रेस इक्वल टू दिस, ये भी देख लो। दिस वन, सेलेक्ट asterisk फ्रॉम पर्सन वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू TOVE, टोप, है ना, फर्स्ट नेम इक्वल टू टोप। तो ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि आपको जो भी कॉलम का नेम है जब वो आपके वैरकैर में रहेगा तो आपको उसको कोट में देना पड़ेगा, सिंगल कोट या डबल कोट। ये तो हम लोग किए ही थे, तो हम लोग को याद है ये। जब आप नेम से सर्च करेंगे बेटा तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको सिंगल कोट में देना पड़ेगा या डबल कोट में देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या वो अप्लाई कर रहा है। बट न्यूमेरिकल वैल्यू को आप सिंगल कोट या डबल कोट में नहीं देते हैं, उसको किस तरह देते हैं, उसको सिंपल ही देते हैं। मतलब जिसको तुमने नंबर या इंटीजर डिफाइन किया है उसको तुम सिंगल या डबल कोट में नहीं दोगे। बट वेयर क्लॉज में क्या करोगे, जो तुम्हारा नेम होगा वेयर वाला होगा उसको तुम्हें सिंगल कोट में देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ये सारे ऑपरेटर तुम वेयर क्लॉज के साथ अप्लाई कर सकते हो। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ऑल द रिलेशनल ऑपरेटर कैन बी स्पेसिफाइड, मतलब वेयर नेम इक्वल टू दिस या नेम नॉट इक्वल टू दिस, या जैसे एज की बात करें तो 40 साल से छोटा तो वेयर एज लेस देन 40, इस सारे कुछ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको 3 नए दिख रहे हैं, बिटवीन, लाइक और इन, वो मैं आपको बताऊंगा। यहां तक में बेटा किसी को कोई डाउट हो लग रहा हो बहुत जल्दी चल रहे हैं या कुछ ऐसा, तो आप प्लीज मुझे मैसेज यहाँ पर कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट लग रहा हो तो प्लीज बताइए। जल्दी से रिप्लाई करो। क्या मेरी आवाज आ रही है? नो डाउट ना? ओके, वेरी गुड, ठीक। अगेन तो हम लोग एसक्यूएल पे ही डिस्कस कर रहे थे। अभी बहुत अच्छी क्वेरी है जो आप लोगों से डिस्कस इसमें करनी है, ठीक। तो देखो बिल्कुल उसी तरह से एंड लगा के क्या कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, मैं इसलिए ये सब कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये ना रहे कि हम लोगों ने सब पढ़ा नहीं। तो फर्स्ट नेम ये है एंड लास्ट नेम ये है, तो एंड यहाँ पे लिख दिया,
वैसे बताया भी था आपको बहुत पहले ये कि रिलेशनल और अलजेब्रा यूज कर मतलब सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं इसके बीच में। तो केवल एक रो फैच हुई जिसके फर्स्ट नेम ही है लास्ट नेम ही है, खत्म कहानी। नेक्स्ट अगर आए यहाँ पर हम लोग तो और कंडीशन यूज कर सकते हैं, और आप देखिए ऐसे और यूज कर लिया, फर्स्ट नेम इक्वल टू दिस एंड लास्ट नेम इक्वल टू दिस, या तो फर्स्ट नेम सॉरी या तो फर्स्ट नेम टोव हो या तो फर्स्ट नेम ओला हो, तो दोनों ही आ गया तुम्हारे पास, फर्स्ट नेम ओला वाला भी आ गया, टोव भी आ गया। क्लियर, सिंपल है। इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं, मतलब एक कंडीशन यहाँ पे लिखी है, मैंने आपको पहले ही बताया था, याद करो कि जब मैंने आपसे कहा था कि डिपार्टमेंट नंबर 5 हो और सैलरी 30,000 से ज्यादा हो, या डिपार्टमेंट नंबर 5 हो और सैलरी 40,000 से ज्यादा हो, तो एक ब्रैकेट में वो लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में वो लिख सकते हैं, और बीच में दोनों के लगा सकते हैं। और ऑपरेटर बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे किया गया है। जैसे इस क्वेरी को देखें तो इसका क्या मतलब होगा, सारी इंफॉर्मेशन पर्सन से लेनी है जहां पर लास्ट नेम क्या है, स्वेटसन है, और इसके अलावा या तो फर्स्ट नेम टोव हो या तो फर्स्ट नेम ओला हो, मतलब फर्स्ट नेम टोव या ओला हो लेकिन लास्ट नेम स्वेंसन होना चाहिए, तो उस केस में हमको ये डेटा मिल जाएगा, खत्म कहानी। कितना आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक, ओके। इन ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, इन थोड़ा सा देख लो, क्योंकि इन अभी तक आपने कभी देखा नहीं होगा। इन ऑपरेटर क्या होता है, जैसे तुमने अभी तक सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम करते हो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, ये आप परफॉर्म करते हैं। ठीक, उसके बाद लगाते हैं वेयर क्लॉज, फिर आपने इसे लिखा कि लास्ट नेम और यहां पर आपने इन लिख दिया। तो अगर आप इन लिखते हो तो इन लिखने के केस में क्या होगा, हेलो, हाँ, तो यहां पर थे हम लोग, पीपीटी में आ जाए जरा सा लौट के। इसमें बेटा कुछ भी आपको नहीं समझ में आया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। इनका मतलब ये होता है कि इनके बाद जो तुमने ब्रैकेट लगा के वैल्यू दे दी उसमें से अगर एक भी मैच हो गई तो वही डेटा मिल जाएगा। मेरी बात समझिएगा। तो अगर लास्ट नेम या तो हैंसन हो या पीटरसन हो, अगर इन दोनों के केस में जो भी नाम उस टेबल में मैच होगा वो तुमको मिल जाएगा। इन लगाने का मतलब है कि इनमें से कोई भी एक वैल्यू, इनका मतलब ये होता है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर तुमको क्या मिल गया, इनमें तुमने क्या लिखा था, यहाँ पे हैंसन मिले या पीटरसन मिले, तो हैंसन वाला भी आ गया, पीटरसन वाला भी आ गया। ये दोनों में से एक होता, अगर तुम्हारे पास बहुत लिस्ट ऑफ वैल्यूज है तो तुम और लगा के बार बार लिखोगे। तो इन लगाया और जो जो वैल्यू तुम्हें चाहिए वो सारी वैल्यूज तुमने उसमें लिख दी, तो उनमें से जो भी मैच होगा वो तुमको डेटा तुम्हें मिल जाएगा। कुछ ने नो ऑडियो, हेलो हेलो, आ रही आवाज? ओके ओके, हाँ बीच में मैंने 1 मिनट म्यूट किया था अभी। ओके चल, तो यहाँ पे थे हम लोग, इनकी बात आपको समझ में आ गई होगी। इनमें क्या है, इनके अंदर तुम जितनी वैल्यू रखोगे उन वैल्यू मैच होगी, जिससे भी लास्ट नेम अगर मैच करेगा तो वो वाला तुमको कॉलम सॉरी रो मिल जाएगा। ठीक, अब बिटवीन क्या करता है, बिटवीन देखो एक रेंज के बीच में से, एक रेंज के बीच में से सेलेक्ट करता है। मतलब कैसे, जैसे तुमने दे दिया कि वेयर एज इज बिटवीन 20 to 50, तो 20 to 50 जितने लोग रहेंगे इंक्लूसिव होता है, मतलब 20 भी इंक्लूड करेगा और 50 भी इंक्लूड करेगा। तो बिटवीन ऑपरेटर को रेंज के लिए हम लोग सेलेक्ट करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि किसी का नाम, चलो नेम वाला भी देख लेते हैं, दिखा देते हैं आपको। एसक्यूएल बिटवीन कैसे लिखते हैं, सेलेक्ट कॉलम नेम, इसको मैं एंटर कर दूं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। सेलेक्ट कॉलम नेम, कहां से, फ्रॉम टेबल वेयर कॉलम नेम, जहां पर कॉलम नेम की वैल्यू क्या हो रही है, बिटवीन वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। एग्जांपल देखोगे तो बहुत और ज्यादा समझ में आ जाएगा। अभी एग्जांपल हम लोग कोई ना कोई इसमें डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल ही समझिए। मतलब जैसे बिटवीन आपने लिख दिया, जैसे यहीं की बात करें, आइए जरा सा यहाँ की बात कर लेते हैं जो हमारे पास डेटाबेस है। लाइक अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि यार ऐसे लोगों का डेटा बताओ जिनकी सैलरी 40,000 से लेकर 50,000 के बीच में, तो आप क्या लिखोगे, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी
सिलेक्ट या एम्प्लॉय का नेम पता करते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज का नेम पता करते हैं जिनका सैलरी 30,000 से 40,000 के बीच में है। सो सेलेक्ट एफ नेम कॉमा एल नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी बिटवीन वैल्यू 1 30,000 एंड 40,000। तो 30,000 से लेके 40,000 के बीच में जिसकी जिसकी सैलरी होगी वो आपको पता चल जाएगा, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ओके ठीक। अगेन ये जरा सा देखिए लाइक ऑपरेटर क्या होता है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है ऑपरेटर आप लोगों से, जैसे क्वेरीज में बहुत पूछा जाता है कि अगर किसी का नाम एम से शुरू हो रहा है, ऐसे कितने लोग हैं, क्वेरी बताइए। तो आपको उसमें क्या लिखना पड़ता है, वहां पे हम लोग लाइक ऑपरेटर यूज करते हैं, बहुत ज्यादा आसान है। जैसे अगर देखो तुमको नाउ वी वांट टू सेलेक्ट द पर्सन लिविंग इन अ सिटी दैट स्टार्ट्स विथ ऐसे, मतलब ऐसी सिटी का, ऐसे एम्प्लॉयज का नेम पता करना है या ऐसे पर्सन्स का नेम पता करना है जिनका जो नेम है, जिनके सिटी का जो नेम है वो ऐसे से स्टार्ट होता है। तो बेटा देखो इसको आप देखिए, इसकी ये बहुत ब्यूटीफुल है कि क्या है कि सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम पर्सन वेयर सिटी लाइक, यहाँ पर तुमने कोट लगाया, कोट क्यों लगाया, क्योंकि ये वेरकैट टाइप का है, मतलब कैरेक्टर टाइप का है। तो तुमने यहाँ पर लिखा ऐसे, मतलब स्टार्टिंग हो ऐसे से और उसके बाद चाहे जो भी कुछ आए। तो जैसे तुमने देखा सेंडनेस था वहां पे, तो सेंडनेस तुम्हारा सिटी वाला जो भी डेटा था उस इंसान का डेटा तुम्हारे पास आ गया। अगर मैं अपने टेबल में बात करूं, लाइक कि मैं आपसे बोलता हूं सेलेक्ट द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉइज हुज लास्ट नेम स्टार्ट विथ एस, तो क्या लिखोगे, सेलेक्ट एफ नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एल नेम लाइक एस, परसेंटेज लगा दोगे और उसको लिख दोगे सिंगल कोट में। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत आसान है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसको पहले भी पढ़ा होगा, कोई इतना डाउट का बात नहीं है इसमें, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार ऐसे उनका नाम बताओ एम्प्लॉयज का जो ऐसे सिटी में रहते हो जो ईएस पे खत्म होता हो, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, इसको हम लोग इस तरह लिख देंगे, ये हटाएंगे यहाँ से और परसेंटेज के बाद लिख देंगे ईएस, मतलब खत्म हो रहा है ईएस पे। इसी तरह से मैं ऐसे बात करूं, मान लो कि ऐसे एम्प्लॉयज का नेम बताओ जिनके सिटी का नाम ए से शुरू हो रहा हो और एस पे खत्म हो रहा हो, तो ए लिखोगे, फिर परसेंटेज लिखोगे और फिर एस लिख दोगे, मतलब ए से शुरू हुआ और परसेंटेज एस पे खत्म हो गया। एक और इसी में एग्जांपल देखिए कि मैंने आपसे कहा कि मान लो उसका, मैं बोलता हूं आपसे कि सेकंड लेटर जो है वो ए होना चाहिए, तो क्या करोगे, पहले की जगह पर, क्योंकि सेकंड बोल दिया गया तो मतलब सेकंड ही ए होना चाहिए, पहले की जगह पे तुम लिखोगे अंडरस्कोर और उसके बाद लिखोगे ए और उसके बाद चाहे जो आए, ये तुमने लिखा अंडरस्कोर ए और उसके बाद तुम क्या लिख दोगे, परसेंटेज। तो ये क्या बताएगा कि सेकंड जो कैरेक्टर है वो आपका ए होना चाहिए। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आएगी। देखो यही सारे एग्जांपल आगे लिखे हुए हैं। वी वांट टू सेलेक्ट द पर्सन लिविंग इन द सिटी दैट कंटेन द पैटर्न एनईएस फ्रॉम पर्सन टेबल, तो एनईएस पैटर्न अगर बीच में होगा तो क्या होगा, स्टार्टिंग में कुछ हो सिटी के नाम में, एंड में कुछ हो, बट बीच में एनईएस आना चाहिए, मतलब एनईएस कहीं भी आना चाहिए। अच्छा, परसेंटेज ये बताता है कि बाद में कैरेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर है? क्या किसी को कोई डाउट है? If anyone having any kind of doubt, please ask. ओके बहुत आसान है ये, इसमें कुछ ऐसा ट्रिकी मतलब, लेकिन पूछा बहुत जाता है। देखिए ये भी मैंने अभी आपको जो बताया कि अगर सेलेक्ट ऐसे पर्सन का नाम जिसका एफ नेम लाइक एल ए, मतलब उसका जो सेकंड और थर्ड कैरेक्टर है वो एल ए होना चाहिए। तो देखो बिल्कुल वही बात ये पूछी गई है। वी वांट टू सेलेक्ट द पर्सन विथ फर्स्ट नेम दैट स्टार्ट विथ एनी कैरेक्टर फॉलोड बाय एल ए, मतलब स्टार्ट हो किससे, स्टार्ट हो किसी भी कैरेक्टर से, बट जो सेकंड और थर्ड हो वो एल ए हो। अच्छा अब देखो, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये आएगी, मतलब दिक्कत नहीं, इसमें पर्टिकुलर में क्या होगा कि वो जो फर्स्ट नेम हो वो 3 ही कैरेक्टर का होना चाहिए। अगर 3 से ज्यादा का करना है हमें तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें परसेंटेज लिखना पड़ेगा। ये परसेंटेज लिख दी तो क्या हो गया, फर्स्ट कैरेक्टर तुम्हारा कुछ भी हो, उसके बाद एल ए आए, उसके बाद चाहे जो आए। तो अब चाहे 3 कैरेक्टर का हो, चाहे 10 कैरेक्टर का हो, चाहे 5 कैरेक्टर का हो, वो तुमको सब मिल जाएगा। बस उसमें सेकंड और थर्ड जो तुम्हारा कैरेक्टर है वो एल और ए होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक, ठीक है। देखिए बिल्कुल वही बात की गई। अब यहां पे एक और देख लो, we want to select the person with last name that start with S followed by any character followed by END followed by any character, तो and then followed by n on, मतलब क्या है कि S से शुरू हो, फिर एक कैरेक्टर आए, फिर end लिखा हो, फिर कोई कैरेक्टर आए, फिर on लिखा हो। तो भाई साहब देखिए बिल्कुल स्पेसिफाइड कर दिया गया, लाइक S, फिर दूसरा कैरेक्टर कुछ भी हो, अंडरस्कोर, तीसरा कैरेक्टर एंड होना चाहिए, मतलब END होना चाहिए, तीसरा चौथा पांचवा, देन एनी कैरेक्टर कुड बी देयर, देन देयर शुड बी ON ऑन। और ये हमारा इस तरह से काम कर सकता है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो बेटा तो प्लीज बताइए, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा।
इसको अब बाकी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आपके नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो गया है 9:50। भाई एक मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से और एडवाइस भी है, इंस्ट्रक्शन भी है कि काइंडली आप लोग क्लास 9 बजे वाली 9 बजे ज्वाइन कर लें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 9, 10, 9, 9:15 तक आए हैं, तो हम लोग भी वो नहीं कर पाते कि हम क्लास स्टार्ट करें और बहुत डिले हो जाता है। इन द फर्स्ट क्लास मैंने उस दिन भी ली थी, तो आप लोग केवल 5 मिनट, आई थिंक 15 मिनट हम लोग वेट करते रह गए थे बच्चों का। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास से आप इस बात को ध्यान रखें, जब मैं क्लास को 8:50 पे शुरू कर सकता हूँ तो आप 8:50 पे ज्वाइन भी कर सकते हैं, सो दैट वी कैन गो फॉर द क्लास एट करेक्ट 9 शार्प 9। ओके ओके, चलो ठीक है, बहुत अच्छा ये रहा हम लोग का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास। नेक्स्ट क्लास में आप लोग ज्वाइन करिए।